स्वागत है आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो कि 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सबसे पहले हम समझना है राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म होता क्या है। देखिए, नेशनलिज्म एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना को दिखाते हैं। हम अपने राष्ट्र के प्रति कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, अपने राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। इसी विचारधारा को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद बोलते हैं। अब देखिए, राष्ट्रवाद का जो उदय है सबसे पहले फ्रांस से माना जाता है। फ्रांस में ही सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था और फ्रांस में एक क्रांति हुई थी जिसको हम 1789 की क्रांति बोलते हैं, जिसको हम फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का 3 नारा था। इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा पर बल दिया गया था। इंग्लिश में बोले तो इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, समानता का मतलब है कि भाई सभी समान है कानून के सामने, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता का मतलब होगा आपका कि भाई सभी लोगों को कुछ ऐसे अधिकार मिलना चाहिए जिससे कि वो अपना विकास कर सके, है ना। इसके अलावा बंधुत्व का मतलब क्या है? बंधुत्व का मतलब है कि आपस में प्रेम भावना के साथ लोग रहते हैं, मतलब मिलजुल के रहते हैं। ठीक है, आपसी भाईचारा दिखाते हैं। यही क्या है? बंधुत्व की विचारधारा है। तो ये 3 विचारधाराओं पर आधारित थी ये क्रांति। सो दोस्तों, ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ था वो राजतंत्र के खिलाफ हुआ था, यानी कि मोनार्की का शासन था वहाँ पे, यानी कि राजतंत्र हुआ करता था, राजा का शासन था। राजा के शासन को खत्म करने के लिए क्रांति हुई थी। और वहाँ पे आपको पता होगा कि उस समय लुई 16 का शासन था। लुई 16 के शासन को इस क्रांति के माध्यम से हटा दिया गया था। दोस्तों, हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन से बदलाव करने की कोशिश की है। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 की, उसके बाद कौन से बदलाव फ्रांस में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला बदलाव तो ये था कि भाई पितृभूमि और नागरिकता की विचारधारा को बढ़ावा दिया गया, इस विचारधारा को बल दिया गया। अब पितृभूमि का मतलब आप समझिए, जैसे कि हम इंडिया में क्या करते हैं, अपनी भूमि को मातृभूमि बोलते हैं ना, जैसे कि हम भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। इसी तरीके से यूरोप के जो देश है वो अपनी जमीन को पितृभूमि मानते हैं, अपने पिता की जमीन मानते हैं ना। तो ये, और इसके अलावा नागरिकता की विचारधारा को भी बढ़ावा दिया गया। और इसके अलावा एक नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया जो कि 3 रंग का था। और इसके अलावा स्टेट जनरल का जो चुनाव था अब सीधे नागरिकों द्वारा किया जाता था, मतलब आम लोग क्या करते थे, अपने स्टेट जनरल जो भी है उसका चुनाव किया करते थे। और इसको अब बदल दिया गया, इसका नाम चेंज करके इसको अब नेशनल असेंबली कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्था लागू की गई, मतलब कि सभी, चाहे वो ऊंचे वर्ग का है या फिर निम्न वर्ग का है, सभी के लिए एक समान कानून होंगे। आयात निर्यात जो शुल्क है उसको समाप्त कर दिया गया, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी देश के अंदर हो रहा है, आंतरिक जो भी आयात निर्यात हो रहा है उसके ऊपर कोई भी शुल्क, कोई भी टैक्स अब नहीं लगेगा। इसके अलावा भार तौल तथा नापने की एक समान व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई। क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया गया, यानी कि जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। फ्रेंच भाषा को नेशनल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, तो फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया था। तो ये सारे बदलाव 1789 की जो ये क्रांति थी उसके बाद फ्रांस में देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताने हैं। सो अभी तक हमने बात कर लिया कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति थी, फ्रांसीसी क्रांति का प्रचार प्रसार फ्रांस में हुआ और बहुत सारे परिवर्तन फ्रांस में देखने को मिला। लेकिन फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या किया, इस क्रांति को सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसको दुनिया के दूसरे देशों में भी फैलाया। ठीक है, लेकिन इसी बीच में क्या होता है, हम देखते हैं कि फ्रांस में एक शासक का उदय होता है जिसका नाम है नेपोलियन। ठीक है, और नेपोलियन ने क्या किया, फिर से राजतंत्र को स्थापित कर दिया, यानी कि मोनार्की के शासन को फिर से ला दिया, है ना। राजतंत्र को वापस से स्थापित किया। अब राजा ही फिर से क्या हो गया, सर्वोपरि हो गया, सबसे ऊपर हो गया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति एक तरीके से राजतंत्र के खिलाफ ही हुआ था। तो नेपोलियन जब फ्रांस का सत्ता संभालता है तो बहुत सारे परिवर्तन करता है। इसमें आपको समझना है नेपोलियन के संहिता के बारे में। नेपोलियन की संहिता, या इसको हम सिविल कोड ऑफ 1804 बोलते हैं, यानी कि 1804 की नागरिक संहिता। ठीक है, इसके कुछ सकारात्मक पक्ष है, यानी कि पॉजिटिव साइड भी है, और इसका कुछ नेगेटिव साइड यानी कि नकारात्मक पक्ष भी है। सबसे पहले हम इसका सकारात्मक पक्ष यानी कि इसकी अच्छी बातों की हम बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रावधान क्या किया गया कि जन्म पर आधारित जो विशेष अधिकार है ना उसको समाप्त कर दिया गया। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लिया है और उसको विशेष अधिकार जो पहले दिए जाते थे वो अब नहीं दिए जाएंगे, है ना। इसके अलावा सामंतवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, यानी कि जो फ्यूडल सिस्टम है जिसमें क्या होता था, जमींदार होते थे, है ना, और जमींदार क्या करते थे, जमीन के मालिक होते थे और छोटे छोटे किसानों से क्या करते थे, गरीब किसानों से खेती करवाते थे और उनका शोषण भी किया करते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कानून के सामने सब बराबर होंगे, है ना। ये कह दिया गया कि भाई अब कानून के सामने सब बराबर है, कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है कानून के सामने, है ना। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षा प्रदान किया गया, यानी कि कोई भी जो भी संपत्ति रखता है उसकी संपत्ति को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा सरकार की तरफ से।
यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको भी बेहतर किया गया। इसके अलावा किसानों को भू दास्ता तथा जागीरदारी शुल्कों से मुक्त करा दिया गया, यानी कि किसानों से जो जबरन मजदूरी करवाई जाती थी और जागीरदारी शुल्क उनको देना होता था, ठीक है, यानी कि जमींदारों की ज़मीन पर जब खेती करते थे तो उनको शुल्क देना होता था, उस शुल्क को भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो भाई सकारात्मक पक्ष यानी कि पॉजिटिव साइड हो गया। अब इसके कुछ नेगेटिव साइड की ही हम बात कर लेते हैं। नेपोलियन संहिता की कुछ नकारात्मक पक्ष की अगर हम बात करें तो इसमें कर में वृद्धि कर दिया उसने, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि नेपोलियन का सपना था, वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था, पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिपाहियों की ज़रूरत थी, है ना, उसको सैन्य खर्च बढ़ गए थे, तो जाहिर सी बात है कि कर इकट्ठा करेगा और कर इकट्ठा करके अपने सेना पे खर्च करेगा, तो कर में वृद्धि कर दिया, पहला पॉइंट दे बता दे। इसके अलावा सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी बिना नेपोलियन की मंजूरी के उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी नहीं छाप सकता है ना, कुछ भी लिख नहीं सकता है, तो ये सेंसरशिप होता है। सेंसर व्यवस्था को भी बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया नेपोलियन ने। इसके अलावा फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती करना स्टार्ट कर दिया। जो फ्रेंच सेना है उसमें लोगों को ज़बरदस्ती भरना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पूरे यूरोप को जीतना था। ठीक है, तो ये सारे नकारात्मक पक्ष में आप बता सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितने भी टॉपिक समझाया है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते। इसके अलावा आपको पता है कि सोशल साइंस में 4 बुक है, मैं सभी बुक का सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने वैसे वीडियोस बनाना शुरू ही किया है, क्योंकि अभी 12th क्लास की वीडियोस बनाने में मैं बिजी था, लेकिन अब 10th क्लास की वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आप लोगों को भी लगभग रेगुलर वीडियो मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करा दूँ, लेकिन हफ्ते में 4-5 वीडियो तो आप लोगों को मैं जरूर से जरूर प्रोवाइड करा दूँगा। तो यार वीडियोज़ को आप शेयर करते रहिए। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,